आज की कार्रवाई क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। जल्दी से बताओ, हमने लास्ट टाइम कहाँ तक कवर अप कर लिया? टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना, टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो बेटा अभी तक हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया जिसको कहेंगे हम टॉर्क। उससे नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम, उससे नेक्स्ट टॉपिक है फिर आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तीनों हमें बैक टू बैक करने हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। पहले हम बैक टू बैक करेंगे, बीच में आपके पुराने डाउट्स लेने शुरू कर देंगे। वो जो हमने बताए ना वेलोसिटी के फार्मूले बताए, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम m1 p1 प्लस m2 p2 वाले जो, और एक्सेलरेशन के वो जो फंडे लगे हैं ना, वो वहां पे यूज हो जाएंगे ना। वो एग्जांपल्स हैं, वो बीच में करा देंगे। अभी क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपके, डाउट्स आ रहे हैं ना। हाँ ठीक है, कल हम डाउट्स ले रहे हैं ना। जो भी डाउट्स आ रहे हैं, कल का टाइम किसके लिए? कल नहीं, कल तुम्हारा ऑफ कर देंगे। कल सैटरडे है, अगर कल की क्लास लगानी तो सुबह सुबह लगानी पड़ेगी। कल ऑफ करके उसकी बजाय संडे लगा देंगे 9 साढ़े 9 बजे। अब चलो, संडे बाल कटवाने जाना है? कितने बजे जाना है बाल कटवाने? कितने बजे? अच्छा, का फंडा समझ कह रहा है कि सुबह सुबह रख लो, नहीं तो मुझे यहाँ पर सुबह के बाद एक बाल कटवा नहीं सकता, और उसके बाद नहीं तो फिर सुबह सुबह नहा के आना पड़ेगा, फिर इसको 2 बार नहाना पड़ेगा। तो पंगा ये है कि तेरे को 2 बार ना नहाना पड़ेगा। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन और कष्ट कर लेना, फिर आ जाना। ठीक है, चलो कल की क्लास सुबह रख देंगे, संडे तुम्हारा क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। तो हम क्या कर रहे थे ये बताओ? हम लोग कर रहे थे टॉर्क वाला सिस्टम। मैंने बोला पहले टॉर्क करवाते हैं। आज का मेरा टारगेट टॉर्क की थोड़ी सी प्रीवियस डिस्कशन करवाकर, मतलब थोड़ा बैकअप लेकर उसका, उसके बाद हम एंगुलर मोमेंटम, और फिर एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में रिलेशन, इन सब चीज़ों को आज हम कवर अप करने जा रहे हैं। राइट है जी। तो क्या कर रहे थे बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे कंसेप्ट किसका, टॉर्क। तो जल्दी से रिवाइज कर लें, व्हाट इज टॉर्क बेटा? इट इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क लगानी है तो फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन हर बार फोर्स जरूरी नहीं है कि टॉर्क वो बन ही जाए। राइट है। टॉर्क की अगर मैं बात करूं, तो टॉर्क में सबसे पहले मैंने बोला इसका बेसिक फार्मूला क्या रख लो यार, एफ इंटू डी याद कर लो। ठीक है, टॉर्क का बस सबसे बेसिक फार्मूला क्या है, एफ इंटू डी। ओके, सर्कुलर वाले कोई बात नहीं, क्यों टेंशन ले रहा है? जितने हो गए, फर्स्ट पार्ट उसका जो 30 क्वेश्चन वाला पार्ट था, पहला वाला 30 के 25 क्वेश्चन, वो हो गया। नहीं सर्कुलर, अच्छा जो मैंने तेरे को सर्कुलर मोशन वाले दे रखे हैं, ओके, उसके लिए तेरे डाउट स्पेशल लेने पड़ेंगे, है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करा ले। अभी ये वाला काम करा ले आज, फिर 1 या 2 दिन के लिए हम किस पे चले जाएंगे, आपके डाउट्स पे ही चलते। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, बस बता देना, जैसे तूने बता दिया ना कि यार ये वाली असाइनमेंट में सर मेरे को दिक्कत आ रही है, तो कोई बात नहीं, उसकी थोड़ी सी स्टार्टिंग मैंने दे रखी है, मैं पहले करा दूंगा, टेंशन मत ले। अभी मेरा ना ये हफ्ता थोड़ा सा मेरा बिजी हो गया, लास्ट का ना वीकेंड है मेरा, फ्राइडे सैटरडे, वो थोड़ा शेड्यूल ऐसा हो गया कि वो बिजी हो गया, मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पा रहा। नेक्स्ट वीक में फिर आपको एक आधा तेरे को घंटा क्या दे देंगे हम, एक्स्ट्रा टाइम, उसमें फिर कवर अप हो जाए। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, बता देना। नेक्स्ट वीक में मैं तेरा सारा, मतलब नेक्स्ट वीक के एंड तक आकर तेरे को रिलैक्स कर दूंगा, सारा तेरा जो भी डाउट वाउट है ना तेरे निपटा देंगे, पुराना अगला सब कवर अप करवा देंगे। राइट है। अभी जो ये करंट टॉपिक चल रहा है बेटा टॉर्क वाला, ये तो क्लियर है, ये तो ठीक जा रहा है। ओके, तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो टॉर्क किसकी इक्वल बेटा, एफ इंटू डी। यहाँ से एफ फोर्स है, डी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता ही है। यूनिट इसकी क्या बन गई बेटा, न्यूटन मीटर। वैसे तो न्यूटन मीटर जाउल भी होती है, लेकिन हम इसको जाउल बोलेंगे नहीं। जाउल वर्क के लिए यूज होगी, एनर्जी के लिए यूज होगी, लेकिन टॉर्क के लिए फिर क्या यूज करना है हमने, न्यूटन मीटर ही यूज करना है। डायमेंशन फार्मूला दोनों का फिर वर्क और इसका क्या रहेगा, वो तो चलो सेम ही रखना पड़ेगा, ml2t-2। जवाब दे दे, सही है। उसके बाद बेटा हमने इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये फार्मूला क्या हो गया था आपका, r क्रॉस f, जिसको कि आप क्या लिख सकते हो, r इंटू एफ इंटू साइन फाई से। यहां से तुम्हें कई बातें पता लगी कि जो टॉर्क है जी, वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, वो r और f दोनों के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जितना r ज्यादा रखोगे उतनी टॉर्क ज्यादा होती है, जितना फोर्स ज्यादा रखोगे उतनी टॉर्क ज्यादा होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, r और f के बीच का जो एंगल है वो भी बेटा मैटर करता है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी मैटर करता है। ये भी हो गया। उसके बाद फिर हम टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाला भी कवर अप कर गए। ठीक है, अब ये रिजल्ट्स तो हमें याद भी रखने हैं, काम भी आते रहेंगे।
टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का जो रिजल्ट है ना हमारा ओवरऑल, उस पूरे रिजल्ट को एज इट इज रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी जब एक्स वाई जे आर और एफ दोनों कैसे दे रखे हो, जब आई जे के फॉर्म में दे रखी हो, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दे रखे हो, तो हम क्या करते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, वो आपको डिटर्मिनेंट वाला वो डंडे लगाकर वो जो मेथड बताया था वहां से आता ही है, वो अपने मौके पर निकाल लिया। ठीक है, हमारा न्यूमेरिकल या काम वर्किंग है, इससे रुकेगी नहीं। तो एक ये चीज हो, ओके। एक छोटी सी हेडिंग डालना, रेडियल कंपोनेंट एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। रेडियल कंपोनेंट एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। एक छोटी सी हेडिंग डाल लो यार, रेडियल कंपोनेंट या ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ओके, डायग्राम कल वाले लेते हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक वाई एक्सिस है मेरे भाई, एक एक्स एक्सिस है, और एक कौन सा है, जेड एक्सिस है। ये क्या है जी, हमारी रिजिड बॉडी। ठीक है, इस जगह पे क्या लगाया था मैंने, फोर्स लगाया था, ऐसे था कुछ डायग्राम। ये जो डिस्टेंस था बेटा, इट वाज माई आर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। आर और एफ के बीच में एंगल क्या मान चुके हो तुम, फाई मान चुके हो। और ये किसकी डायरेक्शन होगी, एफ की। दोबारा बनाना पड़ेगा, नहीं तो उसी डायग्राम में करोगे सब गंदा बंदा सा हो जाएगा। तो डायग्राम क्लियर है, डायग्राम क्लियर है, बोल दो यार। ओके, अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें मैं क्या करने जा रहा हूं, ये जेड एक्सिस है, ये डी था। ओके, अब ध्यान से सुनना, इसकी जरूरत नहीं है, इसका मैं यूज कर चुका हूं। पॉइंट ध्यान से सुनना, बोर्ड पे देख लो कि यार फोर्स के मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूं, वन अलोंग द आर। एक कंपोनेंट अलोंग आर चाहिए मुझे, और एक आर के क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। जो बोलो सब, वैसे तो कंपोनेंट हम एक्स और वाई के अलोंग करते हैं, लेकिन यहां एक्स और वाई के अलोंग नहीं चाहिए। वन कंपोनेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ आर एंड दूसरा उसके परपेंडिकुलर। ओके, जो बेटा अलोंग द आर हुआ कंपोनेंट एफ आर, इट इज कॉल्ड रेडियल कंपोनेंट। जो रेडियस के अलोंग है, एक्चुअली ये रेडियस नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर है, बट जो आर के अलोंग है उसको कौन सा कंपोनेंट बोलेंगे हम, रेडियल कंपोनेंट। और जो परपेंडिकुलर है उसको कौन सा कंपोनेंट बोल देंगे भाई, ट्रांसवर्स कंपोनेंट। समझ चुके हो। तो अगर बेटा हमारे पास एक आर है, एक एफ है, और फाई दोनों के बीच का क्या है, एंगल है। एक आर है, एक एफ है, और फाई दोनों के बीच का क्या है, एंगल है। तो बेटा जी, जो एफ आर है इसको कहते हैं रेडियल कंपोनेंट। ओके, एफ आर इज कॉल्ड द रेडियल कंपोनेंट, इसको कहेंगे हम रेडियल कंपोनेंट। बेटा जो एफ टी है, इट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो एक होता है रेडियल कंपोनेंट, दूसरा होता है ट्रांसवर्स कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट किसके इक्वल आ गया, अगर ये एफ है तो आर किसके इक्वल आएगा, चेक करना, एफ कॉस फाई के इक्वल आ गया। और जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो किसके इक्वल आ गया, एफ साइन फाई के इक्वल आ गया। जवाब दे दो, सही हो गया। तो इट इज एफ कॉस फाई, इट इज एफ साइन फाई। एक रेडियल कंपोनेंट, एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट। अब ध्यान से सुने जी, अब हम अपने पुराने फार्मूले पे चलते हैं। टॉर्क किसके इक्वल था, आर क्रॉस एफ के इक्वल है कि नहीं, जवाब दे दो। यानी जो टॉर्क है, क्या वो आर एफ साइन फाई के इक्वल है, बोल दो। अब ध्यान से सुने, क्या ये टॉर्क आर इंटू एफ इंटू ट्रांसवर्स कंपोनेंट है कि नहीं, जल्दी बोल दो। एफ साइन फाई तो किसके इक्वल है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट के। तो पॉइंट ये है कि जो टॉर्क है ना बेटा, टॉर्क, टॉर्क में फोर्स का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करता है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट की कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होती। बोलो समझ चुके हो कि नहीं, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन बाय द रेडियल कंपोनेंट। सारा का सारा जो टॉर्क है वो किसने लगानी है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ने ही लगानी है। देयर इज नो कंट्रीब्यूशन बाय रेडियल कंपोनेंट। बोलो पॉइंट क्लियर हो गया, नीचे लिख लो। यस, यूज मतलब आपको बताया गया, इसका यूज तो चलो जो होगा सो होगा, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट जो पड़ा हुआ है उसी को एक दूसरे एंगल से डिस्कस कर लिया ना, कि अगर तुम सारा का सारा फोर्स, फोर्स एग्जांपल ये आर है, तो ये यही बताना जा रहा है जो हमने पहले डिस्कस किया था। अगर सारा का सारा फोर्स अलोंग आर ही लगा दोगे तो टॉर्क बनेगी नहीं, क्योंकि अलोंग आर लगा दिया तो तुमने रेडियल ही लगा दिया, और रेडियल कंपोनेंट की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है।
अगर तुम सारा का सारा फोर्स परपेंडिकुलर यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगा दोगे तो मैक्सिमम टॉर्क बनेगी। हाँ, ओके। और अगर तुम इन बिटवीन लगाते हो, जैसे तुमने 10 न्यूटन लगाया, तो तुम्हारा 10 का 10 न्यूटन इन बिटवीन लगा रहे हो, टॉर्क में नहीं यूज हो रहा, उसका सिर्फ कौन सा कंपोनेंट यूज हो रहा है? ट्रांसवर्स कंपोनेंट ही यूज हो रहा है। ठीक है, 10 sin फाई ही यूज हो रहा है अगर इनके बीच में एंगल फाई है। ठीक है, अब ये आपने बोला सर इसका यूज क्या है? यूज भाई ये है, अगर तो आप न्यूमेरिकल्स की बात करते हो तो न्यूमेरिकल्स में ये जो पर्टिकुलर एक बात लिखवाई है कि रेडियल कंपोनेंट की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती, उसका कोई यूज नहीं है, वो तो पता ही है, चलो दिख ही रहा है। लेकिन हमारे लिए ये यूज है कि भाई कल को जो स्कूल का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन डाल देगा कि शो दैट ओनली ट्रांसवर्स कंपोनेंट कंट्रीब्यूट्स इन प्रोवाइडिंग टॉर्क। तो तुम्हें डायग्राम बनाना पड़ेगा, अगले को रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट बताओगे क्या क्या होते हैं, फिर बोलोगे देखो फार्मूला तो ये होता है, और फार्मूला क्या कह रहा है? रेडियल की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ किसकी कंट्रीब्यूशन है? ट्रांसफर। तो हमारे दो टारगेट है ना, एक तो टॉपिक की क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग करना, दूसरा फिर अंडरस्टैंडिंग करने के बाद यार कोई जब सवाल पूछेगा तो उसको जवाब देना ताकि मुझे नंबर भी मिले 4। तो दोनों टारगेट है ना। तो एज इट इज इसका ये यूज है कि आपके स्कूल के एग्जाम में आ जाएगा। जब स्कूल एग्जाम में आएगा तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, वहां कंफ्यूज ना हो जाओ, तो कॉपी में लिखा होगा तो आप अपने आप ही ये 4 लाइनें लिख कर आ जाओगे वहां पर। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? तो इमीडिएट यूज तो इसका ये है, इसके आगे लिख लो, देयरफॉर वी कैन से दैट, थोड़ा फास्ट करो आज काम है, देयरफॉर वी कैन से दैट ओनली रेडियल कंपोनेंट, सॉरी, ओनली ट्रांसवर्स कंपोनेंट contributes in providing torque. Only transverse component contributes in providing torque, and there is no contribution by the radial component. And there is no contribution by the radial component. हो गया जी? No contribution by the radial component. है ना जी? ओके। अब यार यहां पर ना एक बार के लिए टॉर्क वाले कंसेप्ट को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, नई चीज लेकर आते हैं। अगली हेडिंग डाल लो, एंगुलर मोमेंटम। आज का टारगेट असल में एंगुलर मोमेंटम ही था, ये तो कल वाली बात हम कवर अप कर रहे थे। तो अगली बात लिख लो जी, कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका एंगुलर मोमेंटम का बता रहा हूं। एक बार एंगुलर मोमेंटम बता दो, फिर दोबारा बैक आएंगे टॉर्क पर, कुछ बातें और हैं वो भी करवाएंगे। एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय बेटा कैपिटल एल, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल। एंगुलर मोमेंटम से पहले एक दो चीजें और सुनना, ठीक है? टॉर्क के बारे में एक दो चीजें और सुन लो, उसको भी बताते हैं। ये पहले बता दें तो बढ़िया रहेगा। अब टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू डी, या टॉर्क इक्वल टू बेटा आर क्रॉस एफ, या टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन फाई। ये तो आ ही गया, ठीक है? ये तो हमें कवर अप हो ही गया। अब ध्यान से सुने, ये फार्मूले तो है ही है। अब एक सिचुएशन है, मान लो ये एक रॉड है, ठीक है जी? ये क्या है? एक रॉड है। अगर ये इसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? यहां से मैं इसको क्या करना चाहता हूं, रोटेट करना चाहता हूं। एक्सिस तुम्हारी तरफ है, बाहर की ओर, ठीक है? एक्सिस बाहर की ओर है, समझ गए? तो अगर ये एक्सिस और रोटेशन है, बाहर की ओर ही लगा लो, एक्सिस बाहर की ओर है, यहां पे इसको एक कील ठोक के या कुछ भी है गाड़ रखा है इसको। तो अगर मैं इसको ऊपर की ओर फोर्स लगाता हूं तो ये ऐसे घूमेगी कि नहीं घूमेगी, जल्दी बताओ, ठीक है? जो अदर वेक्टर्स होते हैं ना बेटा, उनमें हम साइन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव लगाते हैं, राइट? टॉर्क में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर दो सामने आमने सामने दे रखी तो पॉजिटिव नेगेटिव से ही बताएंगे। बट टॉर्क में साइन कन्वेंशन के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वर्ड भी यूज किया जाता है। जैसे अगर ये इस तरफ घूम रहा है तो इस टॉर्क को मैं क्या बोलूंगा, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव ले सकते हैं, राइट? अगर मैं नीचे को फोर्स लगा दूं तो ये ऐसे घूमेगी, जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? अगर इसको मैंने पॉजिटिव माना है तो दूसरी वाली को, ये कौन सी है अब इस वक्त, देखो जरूरी तो नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है ना, कुछ ना कन्वेंशंस बन जाती हैं। अब कन्वेंशंस के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, नेगेटिव। समझ गए ना? एंटी क्लॉकवाइज कन्वेंशन के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क हमें पड़ता नहीं है भाई, तो लगा लो कि अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या रखना है, मुझे नेगेटिव रखना है। जल्दी बताओ, समझ में लग गया कि नहीं? तो टॉर्क लगाते वक्त हमें उसकी डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि जैसे एक ही वक्त पे दो दो फोर्सेस लग सकती हैं,
फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट फोर्स कितना आएगा उसके लिए चेक करना पड़ता है कि भाई अब इनको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं। ऐसे ही जब एक ही जगह पे दो दो टॉर्क लग गई एक ही ऑब्जेक्ट पर, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि दोनों सेम सेंस में लग रही है कि ऑपोजिट सेंस में लग रही है। अगर सेम सेंस, अगर किसी टॉर्क की लगी ना, वो तो एक एंड पे तूने प्रेस कर दिया नीचे की ओर, तो वहां पे नीचे की ओर फोर्स लग गया, दूसरे एंड से वो ऊपर की ओर आ जाएगा, तो बेसिकली क्या है, टॉर्क ही लगी ना। देख, अगर तो इस पे ऊपर की ओर लगाएगा तो ऐसे घूमेगा। हाँ हाँ, वो तुम्हारे लिए तो उस सिचुएशन में तो वो टॉर्क ही होगी ना बेटा। तूने मान ले ये रॉड पड़ी हुई है, ठीक है, अब इसके नीचे पिछली वाली साइड पे कोई पत्थर सा पड़ा हुआ है, जिससे थोड़ा सा क्या आ गया हुआ है, गैप आ गया हुआ है, जो बोलो समझ गए कि नहीं। तो यही कह रहा है ना कि ये मान लो सरफेस है, ये टेबल है मान ले, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब इस पे ये रॉड पड़ी हुई है ऐसे, ठीक है। अब नीचे थोड़ा सा क्या होना चाहिए, गैप तो होना चाहिए ना, मान लो कोई छोटा सा कंकड़ ही पड़ा हुआ है। अब तो अगर इसको नीचे से दबा देगा ऐसे, पैर ही मार दिया, तो नीचे की ओर फोर्स लग गया, समझ गए। अब तूने तो नीचे लगाया लेकिन नीचे जा नहीं सकता ये, तो इस पे क्या लग गई, रिएक्शन लग गई, समझ गए कि नहीं। तो इस एंड पे जब तो इसको नीचे दबाएगा यहां पर, ये तो नीचे गया लेकिन ये यहां पे फिक्स है ना बेटा, तो ये इधर से क्या आ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। दोनों तरफ से दबा देगा तो बैलेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एक ही तरफ से दबाएगा, अब ये तो नीचे नहीं ना जा सकता, तो दूसरे वाले एंड से क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली तो यहाँ पे भी क्या लगी है, टॉर्क ही लगी है ना, क्योंकि ये आर हो गया, फोर्स इस तरफ लग गया, जो रिएक्शन है दूसरे एंड पे लग गई ऊपर की ओर, और ये ऐसी की ओर क्या कर गया, रोटेट गया। यही बोला ना आपने, यही कह रहे हैं, तो सही है, बिल्कुल सही बोला। हो सकता है तो वहां पे भी क्या लगी है, टॉर्क ही लगी है। ओके, हम क्या कह रहे थे यार, टॉर्क पॉजिटिव भी लेनी पड़ सकती है, नेगेटिव भी लेनी पड़ सकती है, टॉर्क क्लॉकवाइज भी हो सकती है, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। एक को पॉजिटिव मानना है, दूसरे को क्या मानना है, नेगेटिव मानना है। कन्वेंशन कहती है एंटी क्लॉकवाइज को क्या मान लो, पॉजिटिव मान लो, दूसरे वाले को क्या मान लो, नेगेटिव मान लो। डन हो गया। ओके, मैं कह रहा था अगर फोर्स यहाँ पे लगा एफ, ये डिस्टेंस है एक्स, तो इस वक्त टॉर्क किसके इक्वल है, एफ इंटू एक्स के इक्वल आ जाएगी। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं। वैसे तो एफ एक्स साइन ऑफ थीटा होता है, लेकिन वो दिख ही रहा है, एंगल बिल्कुल क्या है, 90 डिग्री है। फोर्स ही कैसे लगाया, 90 डिग्री पे लगाया। जवाब दे दो, क्लियर है, समझ गए। अब ध्यान से सुनना, अगर इसी रॉड पर एक फोर्स इधर को लगा दे तो F1, दूसरा फोर्स इधर को लगा दे तो F2, फोर्सेस भले ही सेम सेंस में है लेकिन इनकी टॉर्क ऑपोजिट सेंस में बन रही है। ये जो नीचे फोर्स लग रहा है ये इसको ऐसे रोटेट करना चाहता है, ये भी ऐसे रोटेट करना चाहते हैं, तो एरो भले नीचे की ओर है लेकिन ये है एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या बन रही है, क्लॉकवाइज। जल्दी बोलो, समझ रहे हो कि नहीं। ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसिल करेंगी। कोई दिक्कत वाली बात, दोनों की दोनों टॉर्क एक दूसरे को क्या करेंगी भाई, अगर F1 इक्वल टू F2 हो जाए तो इक्विलिब्रियम ही आ जाएगा। नहीं, हाँ समझ गया मैं, कैंसिल का मतलब दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। कैंसिल का मतलब मेरा यहां पर था कि दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। हाँ, कंप्लीटली आंसर जीरो आने के लिए दोनों टॉर्क आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब ध्यान से सुन भाई, ये वाला पॉइंट तू समझ गया। अब मेरा एक्सिस यहां पर है, ध्यान से सुनना, ये वाला डिस्टेंस x1 है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, x2 है। अब तुम बताओ, ये दोनों की दोनों टॉर्क ऑपोजिट सेंस में तो दिख गई, क्या ये एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल कर लेंगी, नहीं कर भी सकती हैं, नहीं भी, हाँ कर भी सकती है, नहीं भी, हमें नहीं अब कुछ नहीं कह सकते। जैसे ये वाली जो टॉर्क है बेटा, टॉर्क 1, ये किसके लगेगी, F1 x1 के इक्वल, क्योंकि बेटा इसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, F1 x1, बोलो समझ गए। ये वाली जो टॉर्क लग रही है, टॉर्क 2, वो किसके इक्वल है, F2 इंटू x2 के इक्वल है। जवाब दे दो भाई, सही है, F2 इंटू x2 के इक्वल है। अब मैंने बोला हमें नहीं ना पता F1 की वैल्यू क्या है और F2 की वैल्यू क्या है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, हो भी सकते हैं ना, देख बेटा, F1 x1 इज इक्वल टू F2 x2, F1 x1 इज इक्वल टू F2 x2। अगर, हाँ अगर x1 इक्वल टू x2 हो, बिल्कुल सेंटर पे हो, 2x1 का भी नहीं, देखो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अगर x1 बड़ा है तो F1 को क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। अगर x2 छोटा है तो F2 को क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। मतलब दोनों का प्रोडक्ट अगर इक्वल आ रहा है तो बैलेंस होंगे। जल्दी बोलो, समझ रहे हो कि नहीं। दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है तो सब बैलेंस होंगे। अब ये किस चीज का प्रिंसिपल बनता है आगे जाके, इसको कहते हैं लीवर प्रिंसिपल। ये पूरे लीवर सिस्टम का क्या बनता है, प्रिंसिपल बनता है। ध्यान से सुन, मान लो हमने किसी हैवी से ऑब्जेक्ट को क्या करना है, उठाना है, ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट को उठाना है। अब ये हैवी ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने इसको उठाना है तो मैं फोर्स यहां पे लगाऊंगा और जिस एक्सिस के अलोंग
इसको मैं रोटेट करना चाहता हूं, वो कुछ यहां पे होना चाहिए। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां पे मैं फोर्स लगाने जा रहा हूं उसके करीब होगा तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? इस पे नीचे की ओर क्या लग रहा है? इसका वेट लग रहा है। जल्दी बोलो, समझ गए? नीचे की ओर क्या लग रहा है? इसका वेट। वो भी क्या है? एक तरह का फोर्स है। उसके कारण इस तरफ को क्या लगने की कोशिश हो रही है? टॉर्क लगने की कोशिश हो रही है। जल्दी बोलो, समझ गए? तभी ये नीचे की ओर दबा हुआ है। मुझे इससे ऑपोजिट सेंस में क्या लगानी पड़ेगी? टॉर्क लगानी पड़ेगी। और इससे थोड़ी ज्यादा, कम से कम इसके इक्वल तो लगानी पड़ेगी, ताकि मैं इसको क्या कर सकूं? बैलेंस कर सकूं। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? तो अभी जो मैंने फंडा बताया ना, अगर मेरा एक्सिस ये है तो ये फोर्स ज्यादा है, देख, वेट काफी ज्यादा है, लेकिन इसका एक्स मैंने क्या करवा दिया? कम करवा दिया ना। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? और जहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं उसका एक्सिस से डिस्टेंस क्या कर दिया मैंने? बड़ा करवा दिया। तो मुझे फोर्स क्या लगाना पड़ेगा? कम लगाना पड़ेगा। बोलो, वो जो मैं अभी पॉइंट बता रहा था वो प्रिंसिपल फॉलो हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है। अगर मैं इस एक्सिस पे, मान लो यहां पर फलक्रम रखकर इस एक्सिस के अलोंग घुमाने की कोशिश करूंगा, भाई रॉड टूट जाएगी। इसके उठने के चांसेस बहुत क्या हो गए? कम हो गए। ज्यादा फोर्स लगा दूंगा तो रॉड की इलास्टिसिटी क्रॉस हो जाएगी, वो टूट भी सकती है। जल्दी बोलो, मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? जितना इसके पास लेके जाऊंगा, मेरे ख्याल से तो मैंने समझा दिया भाई पॉइंट, कि भाई जो मैं अभी बोल रहा था कि इसने जो टॉर्क लगानी है वो कितनी लगानी है? F1 इंटू x1। ये डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है? x1। और ये वाली जो टॉर्क लग रही है वो कितनी लग रही है? F2 इंटू x2, यानी वेट इंटू x2। ये x2 मैंने नेग्लिजिबली क्या रख रखा है? स्मॉल रख रखा है। और ये x1 मैंने काफी क्या रख रखा है? ज्यादा रख रखा है। दोनों के प्रोडक्ट आपस में बैलेंस होने चाहिए, इसलिए मुझे फोर्स क्या लगाना पड़ता है? कम लगाना पड़ता है। बोलो, मेरे ख्याल से मैंने समझा दिया पॉइंट? ठीक है जी। तो एक ये भी है, इसीलिए किसी भी चीज को उठाने के लिए रॉड फंसाकर दूर से फोर्स लगाओ। जितना लंबा दूर से फोर्स लगाओगे उतनी आसानी से उसको उठा लोगे। तो एक ये वाला पॉइंट बेटा। दूसरा एक पॉइंट आ रहा है, छोटा सा ही है, मैंने कहा बाद में बीच में रहना जाए, तो पहले ही बता देते हैं। एंग्लो मोमेंटम से पहले एक वर्ड आएगा जिसको बेटा मैं बोलूंगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बेटा? नहीं नहीं, एंग्लो मोमेंटम अभी मैं स्टार्ट कर रहा था, लेकिन मैंने बीच की छोटी मोटी बातें रह गई थी, मैंने कहा वो कवर अप करा दूं। उस क्या, कौन सा बेटा? ये सब तो लिखना ही था, लिखा नहीं अभी तक कुछ। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं इसकी अब। हाँ, कोई बात नहीं, इसका हो गया। ओके, कर लो कर लो, स्नैप ले लो, फिर बाद में नोट बना। तूने नोट कर लिया? मेरी भी खींच ले बीच में फोटो। ओके, ये भी हो गया। डन है। ओके जी, एक छोटी सी बात और है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अभी जो मैंने डिस्कस किया बेसिकली रोटेशनल इक्विलिब्रियम ही है। ये कोई बॉडी है, एक फोर्स इधर लगाया, एक फोर्स इधर लगाया, एक F1 है, एक F2 है। ये बीच में कहीं पर किसी एक्सिस पे इसने क्या करना है बेटा? रोटेट करना है। ओके, पहले तो देख के ये बताओ कि दोनों फोर्सेस के कारण जो टॉर्क लगनी है वो सेम सेंस में लगनी है कि ऑपोजिट सेंस में लगनी है? सेम सेंस वाली है कि ऑपोजिट सेंस वाली है? टॉर्क की ऑपोजिट। ठीक है, मैंने क्या बना दी? सेम सेंस बनाई थी, लेकिन ये सेम सेंस नहीं, कैसी है? ऑपोजिट है। ये भी नीचे को लग रही है, ये भी नीचे को लग रही है। जवाब दे दो, सही है। ये x1 है, ये क्या है? x2 है। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बस वर्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम अब यूज कर रहा हूं। तो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम F1 x1 शुड बी इक्वल टू F2 x2। जवाब दे दो, सही है। ओके, अगली बात, अगर इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस कुछ ऐसे लगा दिए जाएं, ओके, अब बताओ क्या ये दोनों टॉर्क एक दूसरे में ऐड होंगी कि सब्ट्रैक्ट होंगी? एक F1 और F2 है, इस बार जो दोनों टॉर्क्स लगेंगी, टॉर्क सेम सेंस बन रही है बेटा। ये फोर्स इसको ऐसे रोटेट करना चाहेगा, ये इसको ऐसे रोटेट करना चाहेगा। जो बोलो, समझ गए कि नहीं? ये सेम सेंस है, दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, ऐड हो जाएंगे। फोर्स की डायरेक्शन सेम दिख रही थी तुम्हें, लेकिन टॉर्क ऑपोजिट सेंस में लग रही है। फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट दिख रही है, लेकिन टॉर्क इनकी क्या है?
सेम सेंस में है। अगर एक्सिस कहीं यहां पर ले रखा है मैंने बीच में, इसके अलोंग घूम रहा है, ये x1 है, ये x1, तेरे को समझ में लग गया भाई? तो यहां पे बेटा जो नेट टॉर्क लग रही है इस बार क्या लग रही है? टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। ये तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाला केस था, यहां पे इक्विलिब्रियम नहीं, यहां पे तो बल्कि क्या हो रही है, दोनों की दोनों टॉर्क आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू F1 x1 प्लस F2 x2। समस्या कोई? ठीक है। हाँ मतलब डिपेंड करता है ना कैसे लगाया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स वाला जो केस है, अगर फोर्स ऑब्जेक्ट की, जिस तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग जाएगा तो वो उसको घुमाने लग जाएगा, और कौन सा फोर्स कहलाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, वो फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह क्या करना शुरू कर देगा, एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जल्दी बोलो, सही है, क्लियर है, हो जाएगा। तो इसमें टॉप एक दूसरे में क्या हो रही है, ऐड हो रही है, मतलब ऐसी सिचुएशंस हमें मिलने वाली हैं क्वेश्चन वोश्चन डिस्कस करते वक्त। ओके, अब अगर कहीं पर ये वाला तो लिख लिया ना, F1 x1 प्लस F2 x2, अगर बेटा कहीं पर एक जगह पर ये जो ऑपोजिट फोर्स थे, ये ऑपोजिट के साथ साथ क्या हो जाए, इक्वल भी हो जाएं, इक्वल भी हो जाएं, तो इसको मैं कहूंगा कि ऑब्जेक्ट पे क्या लग रही है, कपल लग रही है। मतलब एक टर्म यूज होती है कपल। ठीक है, कपल के नाम पे बच्चे हंसने लग जाते हैं कि भी कपल है। वो बच्चे को पूछो यार कपल सुना क्या होती है, कपल क्या होती है, वो कहता है हाँ सर, फिर शर्माने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन भाई शर्माने की बात नहीं है, यहाँ पे कपल का मतलब क्या, देखो कपल वर्ड यूज होता है इक्वल, और इक्वल के साथ ऑपोजिट भी होना चाहिए ना। दो बंदे बंदे जा रहे हैं, अब भाई दो बंदे बंदे जा रहे हैं, उनको जोड़ी कह देंगे, कपल नहीं कहेंगे उनको कभी भी। हाँ, यूएसए पे कह सकते हैं। दो लड़कियां लड़कियां जा रही हैं, अब उनको भी कपल नहीं कहेंगे। दो सहेलियां थी, जोड़ी कह देंगे, लेकिन उनको कपल तो नहीं ना कह सकते। अब कपल के लिए ऑपोजिट सेक्स होना भी जरूरी है। तो कपल कब बोलते हैं, जब एक भाई जेंट्स है एक लेडी है, उनको कह देते हैं कपल। अब यहां पे भी दो फोर्सेस हैं, इक्वल हैं, बट सबसे जरूरी बात ऑपोजिट सेंस में इक्वल एंड ऑपोजिट है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। समझ गए कि नहीं? तो अगर आपको फिजिक्स में या इस रोटेशन रोटेशन मोशन में चैप्टर में कपल वर्ड यूज हो रहा था, कपल का मतलब क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। राइट है जी, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। तो मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में ऑपोजिट। ध्यान से सुनो, जरूरी नहीं है एक्सिस बिल्कुल सेंटर में है, ये x1 है और ये क्या है, x2 है। ओके, क्योंकि बेटा ऑपोजिट है तो टॉर्क की सेंस क्या बन जानी है, सेम बन जानी है। डायरेक्शन ऑपोजिट है, टॉर्क की सेंस क्या बन जानी है, इनकी सेम ही बन जानी है। ये क्या होगी बेटा, मान लेते हैं टॉर्क 1, ये क्या होगी, टॉर्क 2। तो नेट टॉर्क बताएगा कोई किसके इक्वल होगी, ऐड होंगी कि सब्ट्रैक्ट होंगी? नहीं नहीं, जीरो क्यों हो जाएगा ना मेरे भाई, फोर्स जीरो है, टॉर्क थोड़ी जीरो हो रही है, फोर्स ऑपोजिट है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, ऐड हो जाएंगे। जीरो नहीं, इसमें तो जीरो नहीं हो रही, इसमें तो क्या हो रही है बेटा, ऐड ही हो रही है, यही तो बता रहे हैं आपको। तो ये किसकी इक्वल होगी बेटा, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। टॉर्क 1 की जगह क्या लिख रहा हूं, F1 x1 प्लस F2 x2। लेकिन F1 F2 तो मेरे भाई यहां पर सेम है ना, तो ये F कॉमन ही आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2। यहां पे खास बात क्या बता रहा था, खास बात ये बता रहा था कि जो x1 प्लस x2 है, वो इनके बीच का क्या है, टोटल डिस्टेंस। x भी बोल सकते थे, मैंने d लिख लिया। ओके, तो मैं यहां पे ये बता रहा हूं कि अगर बेटा इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, स्पेशल केस है ये, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स यानी कपल लग रही है, तो एक्सिस कहां पे लिया है वो मैटर ही नहीं करता। सिंपली ये क्या है, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। ईदर मतलब दोनों में से कोई एक ले लेंगे, F1 F2 है ही बराबर, तो एक ले लिया, जवाब दे दो। सही है कि नहीं? ये कपल ऑफ फोर्सेस वाले केस में ये स्पेशल केस होता है कि टॉर्क इज इक्वल टू ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, लिख लेना, डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। बोलो समझ गए, इट इज ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ओके, इसको कभी कभी बेटा हम मूवमेंट ऑफ द कपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
मूवमेंट ऑफ द, ये मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट, ठीक है, इट्स नॉट मूवमेंट, इट इज मूवमेंट। ये टर्म यूज होती है बेटा। टॉर्क का दूसरा नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का दूसरा नाम क्या है? मूवमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स का इफेक्ट, फोर्स की मूवमेंट। ओके, इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ कपल, मतलब टॉर्क ड्यू टू अ कपल। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क का ही दूसरा नाम है। कभी कभी जब न्यूमेरिकल्स करोगे ना तो कह देगा वैल्यू दे रहा, क्योंकि कहेगा कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फोर्स, मतलब वो क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है? टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए ही हमें बोल रहा है, समझ गए? तो इसलिए इसको मूवमेंट ऑफ द कपल भी बोला जाता है। तो कपल वर्ड आमतौर पर हमें आता रहेगा, आमतौर पर आता रहेगा, इसलिए फिर इसको डिस्कस करना जरूरी था। तो टॉक चल ही रही थी, एंग्लो मोमेंटम में शुरू करवा ही रहा था, बीच में 2-3 पॉइंट्स मैंने कहा चलो वो भी कवर अप कराएं। जब आप न्यूमेरिकल करने स्टार्ट करोगे तो बीच में टर्म्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब जल्दी से क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिस टॉपिक को लिख कर बीच में छोड़ गए थे, कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देख भाई, फोर्स का रोल प्ले करने यहां पर कौन आ चुका है? टॉर्क, ठीक है जी। लीनियर मोमेंटम का रोल प्ले करने यहां पर कौन आने वाला है या आ ही गया? एंगुलर मोमेंटम। और थोड़ी देर में मास का रोल प्ले करने के लिए भी इस चैप्टर में या रोटेशनल मोशन में एक नई टर्म आने वाली है जिसको हम बोलने जा रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देख, इसके लिए तो इन्होंने ना स्पेशल नाम ही नहीं रखा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब मास ही होता है, मास से ही क्या बनता है? इनर्शिया बनता है। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? मास ही होता है, ठीक है जी। तो इसका तो नाम ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। एंगुलर मोमेंटम ये नाम है इसका। इट इज आल्सो कॉल्ड मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। टॉर्क इसका चल स्पेशल नाम है, बट इट इज आल्सो कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स। बोलो समझ गए कि नहीं? टॉर्क इज आल्सो टर्म्ड एज मूवमेंट ऑफ फोर्स, एंगुलर मोमेंटम इज मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का तो फिर नाम ही क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मूवमेंट ऑफ द मास। मास का इफेक्ट यहां पर, जल्दी बोलो समझ गए कि नहीं? ओके, आप यहां पे सबसे पहले एक लाइन लिख लो कि एंगुलर मोमेंटम इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। एंगुलर मोमेंटम इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, सॉरी फोर्स नहीं, लीनियर मोमेंटम। इट इज, फोर्स नहीं है बेटा, रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। एनालॉग का मतलब होता है बेटा उसके जैसा, एनालॉगस बिहेवियर, मतलब उससे कंपेरेबल, उससे सिमिलर बिहेवियर देने वाली चीज। तो इट इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज, एक लाइन लिख लेना, इट प्लेज द रोल ऑफ लीनियर मोमेंटम इन रोटेशनल मैकेनिक्स। इट प्लेज द रोल ऑफ, इट प्लेज द रोल ऑफ लीनियर मोमेंटम इन रोटेशनल मैकेनिक्स, plays the role of linear momentum in rotational mechanics, denoted by capital L, denoted by capital L। वेक्टर क्वांटिटी होगा, आगे चल के पढ़ेंगे, इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। अपने आप में कैसी क्वांटिटी होगा? ये वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। ओके, थोड़ा फास्ट कर देंगे, सीधा डायरेक्ट फार्मूले आ जाएंगे। सेम डायग्राम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। वही रिजिड बॉडी जो 2 दिन से चल रही है। ये क्या हो गया जी? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और ये क्या हो गया जी? जहां पे तुमने फोर्स लगाया है उसका पोजीशन वेक्टर। अब ध्यान से सुनना, ये डायरेक्शन तुम्हारी किसकी थी बेटा? फोर्स की थी ना। ये डायरेक्शन किसकी थी? फोर्स की थी। भाई जिस तरफ फोर्स लगेगा उसी तरफ मोमेंटम भी होगा, फिर लीनियर मोमेंटम। इस, ये पॉइंट मैंने पी जानबूझ के लिखा क्योंकि मैं यहां पर ना स्मॉल पी फिर आगे यूज कर रहा हूं, बस वो अंडरस्टूड है। वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ क्या है? फोर्स है। जिस जगह पे फोर्स लगा, हम ये नहीं कह सकते हमने यहाँ पे मोमेंटम लगाया, फोर्स लगा लेकिन उसके कारण उसमें क्या आ गया? मोमेंटम आ गया, लीनियर मोमेंटम। तो जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी बेटा वही किसकी डायरेक्शन होगी? लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन हो जाएगी। जवाब दे तो सही है। तो इस बार बस सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ पी की जगह क्या है, सॉरी एफ की जगह क्या है? पी है। और इस बार मैं बोल रहा हूं एंगल बिटवीन आर एंड पी इज फाई। फाई किसके बीच का एंगल है इस बार बेटा? आर और
पी के बीच का एंगल है, जवाब दे दो सही है। ठीक है, इट इज एंगल बिटवीन आर एंड पी। तो सिमिलरली जो हमने डिस्कशन पहले की, पहले टाइम लगा के किया, अब धुआंधार तरीके से सिमिलैरिटी लगा के करवा दूंगा मैं। तो सिमिलैरिटी लगा के मैंने क्या करवाया कि भाई एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम से बनना है, और इसकी पहली जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन वही है P इंटू डी, मतलब लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? डन हो गया दिवंश भाई? एल किसके इक्वल आ गया? P इंटू टी के इक्वल। एल एंगुलर मोमेंटम, एल क्या है आपका? एंगुलर मोमेंटम, समझ गए? अब फिर वही बात, ये डी है, ये डायग्राम है ही है, ये वाला एंगल फाई है, तो आप लिख ही सकते हो साइन फाई इज इक्वल टू, बेटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डी है, और हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। डी किसके इक्वल आ गया? आर साइन फाई के। तो यहां से एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आ गया? पी इंटू आर साइन फाई। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आ गया? आर पी साइन फाई। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आ गया जी? इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू आर क्रॉस पी। जैसे टॉर्क फोर्स और आर के क्रॉस प्रोडक्ट से निकलती है, बिल्कुल वैसे ही जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो आर और पी के क्रॉस प्रोडक्ट से निकलना है। जवाब दे दो भाई, सही है, क्लियर है, सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर चलता चला जाएगा। तो वो पी इंटू डी है, ये आर क्रॉस पी है, कोई दिक्कत वाली बात? इसको क्या कह देंगे हम? एक्सप्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। दिस इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, इट इज एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। हाँ जैसे, तो इट इज एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब यहीं पर एक चीज और जल्दी से बता देते हैं यार, पी के दो कंपोनेंट कर दो यहां पर, ट्रांसवर्स और रेडियल वाले। अगर एफ को आर के अलोंग ले लो, उसका रेडियल था, परपेंडिकुलर ले लो, ट्रांसवर्स था, तो भाई पी को भी आर के अलोंग ले लो, ये इसका कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? रेडियल। और ये परपेंडिकुलर वाला कौन सा हो जाएगा बेटा? ट्रांसवर्स कंपोनेंट। जल्दी बोलो, समझ चुके हो कि नहीं? तो आपका जो बेटा रेडियल कंपोनेंट है वो दिख ही रहा है आपको, इट विल बी पी कॉस फाई। नहीं बेटा, रेडियल वाला, रेडियल वाला एंगल के साथ वाला हमेशा क्या होता है? हाँ, दूसरा ट्रांसवर्स, रेडियल वाला कॉस फाई, ट्रांसवर्स वाला क्या हो गया बेटा? पी साइन फाई। अब यहां पे दिख ही रहा है तुम्हें कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल है? आर पी साइन फाई। जल्दी जल्दी तो नहीं करा दिया भाई मैंने आज का काम, ठीक ही चल रहा है ना? तो आर कल से फिर होल्ड कर देंगे हम, कल फिर आपके डाउट्स कराते हैं, मतलब न्यूमेरिकल वर्क पे जाएंगे, आपके डाउट वाउट लेते हैं एक दो दिन, उससे चलो बैलेंस बना रहेगा। तो ये सिर्फ कौन सा कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करता है बेटा? ट्रांसवर्स कंपोनेंट ही कंट्रीब्यूट करता है। बोलो, समझ में लग चुका है? सब ठीक जा रहे हैं? ओके, अब आगे एक हेडिंग डाल लो, एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, वो भी निकाल ही लेंगे फिर भाई हम, एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी निकल ही जाएगा। कैसे निकालोगे चलो बताओ? एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए मुझे आर और पी किस में चाहिए होंगे बेटा? वेक्टर फॉर्म में चाहिए होंगे। तो आर को मैं क्या लिख देता हूं? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जवाब दे दो सही है। और पी को क्या लिखूंगा? पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के, कोई दिक्कत वाली बात? ओके, देयरफॉर जो मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा वो किसके इक्वल था? आर क्रॉस पी के इक्वल। तो इसलिए ये किसके इक्वल आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू, यहां क्या लिखूंगा? आई माइनस जे और के। यहां पे क्या लिख दिया? आई माइनस जे और के। लिखवाना जरा, यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पे आ जाएगा आपका एक्स वाई जेड, और यहां आ जाएगा पी एक्स पी वाई पी जेड। जवाब दे दो, सब सही है? ओके, अब इसको करना तो आता ही होगा, करोगे तो कैसे करोगे? ये दोनों छोड़ दो, दोनों छोड़ोगे तो ये किसके इक्वल आ गया बेटा? पहले कॉमन आई ले लेते हैं, और वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ठीक हो गया, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। अगले वाले में बीच में माइनस लेते होते हैं जैसे, हाँ वो लास्ट में करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना कंफ्यूजन ना हो, कई लोग क्या करते हैं यहाँ पे प्लस ही रखते हैं, उल्टा करते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि भाई यहाँ करने वाला काम सीधा रखो, यहाँ पे बस क्या लगा लो,
माइनस लगा लो, प्लस माइनस प्लस, इससे कंफ्यूजन कम होती है, बाकी जैसे भी कर लो सब सही है। अगले स्टेप में मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, पहले इसको माइनस ही रख रहा हूं बेटा। अब ये दो लाइनें छोड़ी, क्या आ रहा है ये, एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स प्लस, फिर ये दो लाइनें छोड़ रहा हूं, क्या आ जाएगा ये बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, एक्स पी वाई माइनस वाई पी के साथ क्या आ गया, एक्स आ गया। अगले स्टेप में क्या कर रहा हूं मैं इसको, अगले स्टेप में मैं थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूंगा, वो माइनस कॉमन निकाल दूंगा, ये बन जाएगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई आई माइनस प्लस, माइनस कॉमन निकाल लिया, ये क्या बन गया बेटा, एक्स पी जेड, साथ में क्या बन गया ये प्लस एक्स पी वाई माइनस वाई पी जेड, साथ में क्या आ गया ये। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये वाला, ठीक है, वाई पी एक्स हो गया, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखो हम लोग खुलकर जो थ्योरेटिकल वर्क है ना बेटा, वो भी खुलकर कर लेते हैं। तो जो दिक्कतें तुम्हें पहले आई है ना, वो पहले दिक्कतें इसीलिए आई होंगी कि जो थ्योरेटिकल वर्क है वो खुल के नहीं किया, डायरेक्ट किस पे चले गए, क्वेश्चन वगैरह पे चले गए, वहां पे कोई दिक्कत आती है। अब क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं, वो कौन सा छोड़ रहे हैं, लेकिन चलो हमारे पास टाइम है, क्या करना भी क्या है, हमने क्लासेस लगाते रहो, अब लगाते रहेंगे तो इतना टाइम तो होता ही है कि थ्योरेटिकल वर्क भी हम बढ़िया तरीके से खुलकर कर सकते हैं। ओके, ये भी आ गया। अब इसके कंपोनेंट फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ इसको, क्या, एल एक्स एल वाई और एल जेड। ओके, एल एक्स एल वाई और एल जेड। एल एक्स की जगह क्या लिखूंगा, इसका एक्स कंपोनेंट वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, इसकी जगह क्या आ गया, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और ये बन जाएगा तुम्हारा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ओके, एक बात तुम्हें पता लग गई कि एंगुलर मोमेंटम स्केलर है कि वेक्टर है, बोलो। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर वेक्टर है तो उसकी फिर से क्या होनी चाहिए, कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अगर एंगुलर मोमेंटम भाई वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो बताओ फिर इसकी क्या डायरेक्शन होगी, कैसे फाइंड करते होते हैं एंगुलर मोमेंटम, राइट हैंड थंब रूल से। तो हमने सबसे पहले तो यही लिखा हुआ ना, एल किसके इक्वल है मेरे भाई, आर क्रॉस पी के इक्वल है। ओके, पहली बात तो एल कैसा है, वेक्टर है। दूसरी बात एल कैसा है, परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड पी। पहली बात तो ये है ना, दोनों के क्या जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा, परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड पी। और दूसरी बात, एग्जैक्ट डायरेक्शन कैसे निकलेगी बेटा, एग्जैक्ट डायरेक्शन इज ऑब्टेन्ड यूजिंग कौन सा रूल भैया, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है जी, एग्जैक्ट डायरेक्शन इज ऑब्टेन्ड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। कोई समस्या वाली बात, नोट वोट हो गया सब कुछ, चेंज करो स्लाइड। ओके, अब जो 5-7 मिनट बचते हैं आपके पास, 5 मिनट एक्जैक्टली बच रहे हैं हमारे पास, उसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5 ही मिनट का, ध्यान से सुनो। अगर कोई बेटा रिजिड बॉडी है, वो अपने एक्सिस पे घूमती है, तो उसके पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम हो गई होगा, टॉर्क लगानी पड़ेगी, एंगुलर मोमेंटम हो गई। ओके, लेकिन यार अगर रिजिड बॉडी नहीं भी है, अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और वो रोटेशन नहीं कर रहा, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो भाई सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए भी उसके पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। मैंने बोला था पॉइंट ऑब्जेक्ट की रोटेशन नहीं हो सकती, भाई नहीं हो सकती, लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में तो घुमाया जा सकता है। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमाना है तो टॉर्क भी लगानी पड़ेगी, और उसका एंगुलर मोमेंटम भी होगा ही होगा। रोटेशन में तो है ही है, अगर रिजिड बॉडी है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, उसको रोटेट करवा रहे हैं, तो उसमें तो फिर बेटा एंगुलर मोमेंटम टॉर्क का कंसेप्ट है ही है, वो तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। लेकिन अगर रिजिड बॉडी या बड़ा ऑब्जेक्ट या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट या पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो भाई सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए भी क्या लगेगी, टॉर्क लगेगी। उसका वहां पर भी क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए। इसके एंगुलर मोमेंटम का स्पेशल फार्मूला ध्यान से सुनना, ये अंदर की ओर क्या लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, जा किस तरफ रहा है ये, इस तरफ। मान लो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है, तो कैसे घूमेगा ये, सर्कुलर पाथ में घूमता जाएगा। अब सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो इसके पास कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए। रूल के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है मेरे पास, आर क्रॉस पी है, बोलो यही है। मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल है, आर पी साइन फाई के इक्वल है, जल्दी बोलो समझ के। अब ध्यान से सुन भाई,
ये जा रहा है इस तरफ, फोर्स है इस तरफ, ठीक है। जिस तरफ भाई फोर्स लगेगा, फोर्स तो इसका लग गया इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। जिस तरफ जा रहा है लीनियर मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं? लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम को जो डायरेक्शन मिलती है वो तो वेलोसिटी से मिलनी है। जिस तरफ वेलोसिटी है वो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। जल्दी बोलो, समझ गए? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है कि नहीं? जवाब तो क्लियर है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इसके रेडियस के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी जवाब दो, बोल दो यार। इस एक्सप्रेशन में ये लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन है, ये आर की डायरेक्शन है और एक्सिस है। तो एक्सिस से लीनियर मोमेंटम का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? रेडियस के। पी की जगह क्या आएगा? एम वी। और साइन की जगह क्या आएगा? साइन 90, क्योंकि एंगल बिल्कुल क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? तो ये बनेगा एम वी इंटू आर। ये फार्मूला है ना बेटा, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एम वी आर। ये अलग से डायरेक्ट चलता है, ये अपना अलग चलता है, अलग ही फार्मूला है। अब बच्चा कहेगा यार एम वी आर कहां से निकाल लिया? यहीं से निकला हुआ है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो उसका ये वाला एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला एम वी आर, ये कॉमन चलता है, ये आम चलता है, वहीं से आया हुआ है। तो जब हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं उसमें ये एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी ये सब चीजें तो फिर है ही है, ठीक है, ये सब तो है ही है। लेकिन एक एम वी आर वाला अलग से भी चलता है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए भी लगता है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, या एक रिजिड बॉडी है उसको हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, एक सर्कुलर मोशन में अपना घूम रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? एम बी आर। वो डायरेक्ट लगा देते होते हैं किसके इक्वल? एम बी आर के इक्वल लगा देते हैं। सही हो गया जी? बोलो यहां तक क्लियर है? ठीक है जी, ओके, सब कुछ ठीक। ओके जी, तो यहां तक बेटा कवर अप हो गया, ठीक हो गया। आज की क्लास लग गई अपनी, मिस होने के चांसेस थे लेकिन मैंने मिस नहीं होने दी। अपन सुबह सुबह ही काम इसका हमने निपटा दिया। ओके, अब कल की क्लास में फिर क्या कर रहे हैं? आपके डाउट्स ले रहे हैं, अपना काम कवर अप करके रखना। राइट है जी? सबसे पहले किसके डाउट लेने हैं हमने? सेंटर ऑफ मास के लेने। सेंटर ऑफ मास के टोटल मेरे ख्याल से 2 पार्ट में क्वेश्चन है। पहले टोटल मेरे ख्याल 50 के करीब क्वेश्चन होंगे सेंटर ऑफ मास के। तो अभी सेंटर ऑफ मास की दी है मैंने, तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है ना सेंटर ऑफ मास की। कल हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब तुम समझ नहीं रहे, जो मैंने पहले दिया था उसमें 25 ही क्वेश्चन थे, लेकिन जब दोबारा भेज दी तो उसमें सारे आ गए ना। 25 तक तुम कर चुके हो, 25 के आगे कवर अप कर लेना, कोई बात नहीं, जितने होते हैं। नहीं नहीं, पार्ट 1 में 100 है, पार्ट 1 में 100 तो होंगे, कोई बात नहीं, जितने होते हैं यार, जितने होते हैं अपने कवर अप करके रख। ठीक है, जितने भी होते हैं कवर अप करके रखना। हमारे पास 1 सवा घंटे की जो क्लास है उसमें जितने होंगे हम कवर अप करा देंगे। ठीक है, नेगेटिविटी नहीं, जितने होंगे कोई चक्कर नहीं, जितने होते हैं होते हैं। ठीक है, जितने होते हैं होते हैं।